In this video, we will discuss about nutrient uptake mechanism या मिनरल अपटेक मैकेनिज्म। प्लांट्स जो सॉइल सॉल्यूशन में हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, तो वो अपने प्लांट जो है रूट सिस्टम के द्वारा मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उस मिनरल्स का या एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट अपटेक कैसे होता है। Mineral nutrients are found either as soluble fraction of soil solution or as adsorbed ion on the surface of colloidal particles. Okay, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो या तो सॉइल के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं या फिर सॉइल में जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा वो एड्जॉर्ब होते हैं। जो सॉइल सॉल्यूशन और क्ले पार्टिकल्स होते हैं उससे ही जो प्लांट के रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो मिनरल न्यूट्रिशन को सॉइल सॉल्यूशन से या क्ले पार्टिकल से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, लाइक पैसिव मैकेनिज्म और एक्टिव मैकेनिज्म। मीन्स पैसिव में क्या होता है, कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती प्लांट्स को रूट के द्वारा न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में। बट कुछ आयंस ऐसे होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में कोई भी जो मिनरल्स होगा या एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो हमेशा आयन के फॉर्म में ही प्लांट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, राइट। और प्लांट जो है वो उसको आयन के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आयन एक्सचेंज के लिए बहुत बहुत सारी थ्योरी है, तो हम उसको आगे पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है वो एपोप्लास्टिक होता है या सिम्प्लास्टिक होता है। मीन्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लांट्स के जो सेल वॉल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कुछ पोर्स बने होते हैं जिसको कि प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। अगर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करते हैं और ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। एंड आपको इसमें ऑरेंज लाइन दिख रही होगी, मीन्स जो मिनरल्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ओनली सेल वॉल के थ्रू ही वो प्लांट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स में मूवमेंट करते हैं। उनको एपोप्लास्टिक कहा जाता है। मीन्स एपोप्लास्ट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश नहीं करता है, और जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करके न्यूट्रिएंट का मूवमेंट करता है प्लांट्स के अंदर। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन दो टाइप से हो सकता है, या तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा या एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। मीन्स पैसिव में कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। वही एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विथ एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, वो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो हम इस वीडियो में ओनली पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। ओके, सो पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। इसमें मतलब कोई भी प्रकार की एनर्जी यूज़ नहीं होती है मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। इट इज़ कॉल्ड एज नॉन मीडिएटेड अपटेक, राइट। इसमें किसी प्रकार का मीडिएटर का ज़रूरत नहीं पड़ता न्यूट्रिएंट को प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करने के लिए। इन पैसिव एब्जॉर्प्शन मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय temperature and metabolic inhibitors, right? And rapid uptake of iron occurs when plant tissues are transferred from a medium of low concentration to higher concentration. Okay, तो जो सॉल्ट का मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर या मेटाबॉलिक इनहिबिटर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्टेड नहीं होता है। लेकिन जो आयंस का अपटेक होता है वो रैपिड अपटेक, वो किससे होता है, उसमें जब कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बनता है उसके कारण एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव में एब्जॉर्प्शन में। तो हम बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन में टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक डिफ्यूजन,
मास फ्लो, रूट इंटरसेप्शन, आयन एक्सचेंज। मैंने बताया था कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी वो आयन के फॉर्म में ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके लिए कुछ डिफरेंट थ्योरीज हैं, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी या कार्बोनिक एसिड थ्योरी। नेक्स्ट है डोनर इक्विलिब्रियम, राइट। सो हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस ऑपरेट्स when an ion moves from an area of high concentration to low concentration by random thermal motion। ओके, डिफ्यूज़न वाली वीडियो में हमने बात की थी कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न में हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, राइट। As plant root absorb nutrient from the surrounding soil solution, a diffusion gradient is set up। ओके, जो रूट्स के चारों तरफ जो सॉइल सॉल्यूशन होता है उसमें एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप होता है जिसके कारण कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू डिफ्यूजन के मिनरल्स आयन, राइट। ए हाई प्लांट रिक्वायरमेंट और हाई रूट absorbing power results in a high diffusion gradient favoring on ion transport। ओके, अगर प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हाई होती है या फिर प्लांट के रूट की एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है जिससे कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट उसको फेवर करता है और प्लांट्स जो है न्यू मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं। मेनली 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आयन इनटू द रूट थ्रू diffusion, namely diffusion coefficient, concentration of the nutrient in the soil solution and buffering capacity of solid phase of the soil। ओके, तो डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट क्या है, मतलब जो डिफ्यूज़न का रेट है, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि रूट की पावर एब्जॉर्बिंग पावर जो है ज़्यादा होगी तो जो डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल सॉल्यूशन, अगर न्यूट्रिएंट सॉइल सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है उसमें डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप होता है और जो प्लांट्स है डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट का अपटेक करते हैं। एंड बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फेज ऑफ द सॉइल फॉर द न्यूट्रिएंट इन सॉइल सॉल्यूशन फेज। ओके, तो देखिए इसमें बात की जाए अगर सॉइल पार्टिकल्स में क्या है जो आयंस है वो क्या है एड्जॉर्ब है तो वहाँ सभी प्लांट जो है डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट का अपटेक करता है, राइट। नेक्स्ट है डिफ्यूजन कम्स इनटू ऑपरेशन when the concentration at the root surface is either higher and lower than that of surrounding solutions। ओके, तो डिफ्यूज़न कब होता है, जब प्लांट के रूट के सरफेस के चारों तरफ अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होता है या तो लो होता है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब तक नहीं बनेगा तब तक डिफ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होती है। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है तब डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द रूट व्हेन द कंसंट्रेशन एट द रूट सरफेस इज डिक्रीज्ड एंड अवे फ्रॉम द रूट व्हेन इट इज़ इंक्रीज्ड। ओके, मीन्स अगर क्या होगा जब रूट सरफेस पे के पास क्या होगा कंसंट्रेशन जो होगा डिक्रीज होगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा न्यूट्रिएंट के अपटेक को। डिफ्यूजन ऑल्सो डोमिनेट्स व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो। ओके, तो इस लाइन की हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है वाटर का लॉस होता है। ओके, वाटर का लॉस होगा तो प्लांट्स में क्या होगा न्यूट्रिएंट का अपटेक कम हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स के रूट के अंदर या प्लांट्स के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वाटर का लॉस होते जा रहा है। तो उससे क्या हो जाता है कभी कभी बैक डिफ्यूज़न होता है। इसलिए जब ट्रांसपिरेशन लो होता है मीन्स वाटर का लॉस नहीं होता है, मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन उसमें अच्छा बना रहता है, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस क्या करती है डोमिनेट करती है। Diffusion is responsible for the majority of the nutrients like phosphorus, potassium and zinc moving to root for uptake, right। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट्स है जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अपटेक होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस एंड जिंक और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। न्यूट्रिएंट टेकन बाय रैपिडली बाय प्लांट रूट एंड विच आर जनरली प्रेजेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन in low concentration such as ammonium ion, potassium ion and phosphate are mainly transported to plant root by diffusion। ओके, कुछ एलिमेंट्स या आयन ऐसे होते हैं जो कि सॉइल सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उनका भी प्लांट्स में अपटेक डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है, राइट।
नेक्स्ट है मास फ्लो। मास फ्लो क्या होता है, वाटर प्लांट्स के रूट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर का अपटेक भी करते हैं। ओके, तो जब वाटर के साथ साथ एक मास में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में, या प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है, तो उसको मास फ्लो कहा जाता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट अलोंग विथ वाटर टू द रूट। ओके, वाटर के साथ साथ प्लांट न्यूट्रिएंट का मूवमेंट को मास फ्लो कहा जाता है। इट इज़ द कनेक्टिव प्रोसेस is a, in which plant nutrient, ion and other dissolved substances are transported in the flow of water to the root due to transpirational water uptake by the plant, right? इसमें क्या होता है, वाटर के साथ साथ कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं मास फ्लो में, ओके, बाय रूट्स, राइट। अगर इसमें बात की जाए मास फ्लो में, अगर ट्रांसपीरेशन की रेट ज़्यादा होती है तो मास फ्लो ज़्यादा होता है। क्यों, ट्रांसपीरेशन की रेट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उससे वाटर का लॉस प्लांट को बहुत ज़्यादा होगा। वाटर को लॉस को कम करने के लिए प्लांट्स के रूट क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ कुछ मिनरल या और डिजॉल्व सब्सटेंसेज जो होते हैं वो भी प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसलिए जब ट्रांसपीरेशन की रेट हाई होती है तो मास फ्लो का रेट ज़्यादा होता है, राइट। सम मास फ्लो कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू इवेपोरेशन एंड परकोलेशन ऑफ सॉइल वाटर। ओके, तो देखो अगर बात की जाए मास फ्लो की, तो मास फ्लो में क्या होता है, जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ओके, तो क्या होता है, अगर इवेपोरेशन होता है उसके थ्रू भी मास फ्लो के थ्रू सॉइल से भी वाटर का लॉस हो सकता है। ओके, और पर सॉइल परकोलेशन ऑफ वाटर मीन्स वाटर लेवल जो है सॉइल में वो क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, मीन्स वाटर की लीचिंग आउट सॉइल में, उसको परकोलेशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ आयन in soil solution to the surface of root is an important factor in satisfying the nutrient requirement of plant. Okay, तो इसमें क्या है, जो आयन का मूवमेंट है सॉइल सॉल्यूशन में, या ओके, जो सॉइल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, और जो रूट के सरफेस पे जो मिनरल्स होंगे उसके बीच के प्रेशर ग्रेडियंट जो होते हैं, सॉरी, जो ग्रेडियंट डेवलप होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट्स के रिक्वायरमेंट के, न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, अगर रूट के सरफेस पे न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन कम होता है तो जो प्लांट के रूट है वो सॉइल सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। कार्मर 1956 and Russell 1960 believed that iron are absorbed by the root along with the mass flow of water taking place under the influence of transpiration। जो ये दो साइंटिस्ट हैं कार्मर एंड रसेल ने अपनी स्टडी में बताया था कि जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो मास फ्लो के थ्रू होता है। कब होता है, जो ये होता है ट्रांसपीरेशन से इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स अगर ट्रांसपीरेशन की रेट ज़्यादा होती है तो मास फ्लो के थ्रू न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से प्लांट का डिफ्यूजन होता है, और रूट इंटरसेप्शन जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, और मास फ्लो में किस तरीके से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन प्लांट रूट के द्वारा होता है। मास फ्लो plays an important role for nutrient present in soil solution in high concentration and when transpiration is high। ओके, जब ट्रांसपिरेशन हाई होता है तो जो न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है सॉइल के सॉल्यूशन में से वो होता है मास फ्लो के थ्रू, राइट। नेक्स्ट है रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन इज द एक्सटेंशन या ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इनटू न्यू सॉइल एरिया वेयर देयर आर अनटैप्ड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल सॉल्यूशन, राइट। जब देखो रूट का ग्रोथ क्या है, बहुत एक्सटेंसिव होगा, मीन्स वो नीचे सॉइल में जाएगी, मतलब न्यू सॉइल एरियाज में जाती है जहाँ पर कि अनटैप्ड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते। अनटैप्ड मीन्स अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, अवेलेबल होते हैं लेकिन हम उसका जो सॉइल होते हैं वो उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। एज द रूट सिस्टम डेवलप and exploits the soil more completely, soil solution and soil surface retaining adsorbed ion are exposed to the root mass and absorption of these ions by the contact exchange phenomena is accomplished। okay, जो रूट सिस्टम डेवलप होता है वो क्या करता है, जो सॉइल को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है, मीन्स उनसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब
करते जाता है। तो जो ये एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू होता है आयन का एब्जॉर्प्शन। जब हम आयन एक्सचेंज की बात करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि बहुत सारी उसमें थ्योरी है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी है, राइट। Root interception. For a nutrient element to cross a cell membrane into the cell, it is necessary for each nutrient element to be attached to some carriers. The carrier nutrient complex can pass through the membrane into the cell. ओके कुछ न्यूट्रिएंट आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अकेले मूव नहीं करते हैं, वो कुछ कैरियर प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड होते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके थ्रू आयंस का अपटेक होता है। The necessary carriers are different for many of the nutrients. Some nutrients element can be partly but not entirely excluded from absorption. Others can be preferentially absorbed even against a concentration gradient. Okay? तो जो हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैरियर्स जो है न्यूट्रिएंट का पार्शली एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, और अलग अलग मिनरल्स के लिए अलग अलग कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वो अगर कोई न्यूट्रिएंट कैरियर प्रोटीन्स के साथ कैरियर्स के साथ अटैच्ड होता है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मूव करते हैं प्लांट्स में, राइट। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लांट के रूट हेयर्स के द्वारा किस किस तरीके से डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू या इंटरसेप्शन के थ्रू जो प्लांट्स है वो सॉइल सॉल्यूशन न्यूट्रिएंट को अपटैक करते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन, H+ आयन, मैग्नीशियम आयन, ओके H+ आयन या कार्बोनेट आयन्स का जो आयन एक्सचेंज थ्योरी है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके so ion exchange. In ionic exchange mechanism, anions and cations from within cells are exchanged with anion or cations of equivalent charge of external solution. Okay, आयनिक एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो एनायन और कैटायंस होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन का प्लांट के सेल और सॉइल सॉल्यूशन के बीच क्या होता है, दोनों को आयंस का एक्सचेंज होता है। मींस अगर प्लांट्स के अंदर एनायंस प्रेजेंट है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें कैटायंस एब्जॉर्ब होंगे या फिर उस एनायंस का क्या होगा, वो सॉइल सॉल्यूशन के द्वारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर डेवलप होता है तो वो उसके थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो इसके लिए आयन एक्सचेंज के लिए दो थ्योरीज है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और एक होती है राइट एक होती है आपकी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और दूसरी होती है आपकी कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। ओके, तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है, देखो जो सॉइल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, एड्जॉर्ब करते हैं, मतलब अधिशोषित करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। तो अधिशोषण की क्रिया में क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर ही जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऑसिलेशन की प्रोसेस होती है, मतलब वो मूव करते हैं। ओके, तो जब रूट्स प्लांट के रूट और जो सॉइल पार्टिकल के बीच कांटेक्ट होता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एनायन और कैटायन का एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि सॉइल सॉल्यूशन का सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें अवशोषित नहीं होते, मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अंदर तक नहीं जाते हैं, सिर्फ अपर सरफेस में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, रूट के सरफेस और सॉइल पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, वह कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी कहलाता है, right? According to this theory, an ion may be absorbed by the plant root without being first dissolved in the soil solution. Okay, an ion adsorb electrostatically to a solid particle. Okay, जो solid particle है उसमें electrostatically जो ion होते हैं वो adsorb होते हैं, such as plant root or clay particles is not held too tightly but oscillates within a certain small volume of स्पेस। ओके, प्लांट्स के जो सॉइल पार्टिकल्स या प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अवशोषित नहीं करते, सिर्फ अधिशोषित करते हैं। अधिशोषित करने से जो रूट के सरफेस में और सॉइल पार्टिकल के सरफेस में ही जो एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्रेजेंट होते हैं वहाँ से वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, राइट। तो किसी सॉइल पार्टिकल में मैंने बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिर्फ अधिशोषित होते हैं, वहाँ पर वो स्मॉल सर्फ स्पेस में या वॉल्यूम जो होती है वहाँ पर वो ऑसिलेट करते हैं, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, राइट।
Exchange of ion takes place when the oscillation volume of one ion overlap the oscillation volume of another. Okay, एक आयन का ऑसिलेशन वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है दूसरे का कम होता है तो उसके थ्रू आयन का एक्सचेंज शुरू हो जाता है. Right? Today, it is well known that the plasma lemma pumps H plus ions out of the cell into the root medium. This H plus released by the pump, however, does not come in direct contact with the surface of clay mineral, shows the site and dimensions of the cell membrane and the surface of clay minerals. Right? तो इसमें ये बोलना चाह रहा है जो सेल की प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है H प्लस आयन को बाहर की ओर मूव करती है. उस H प्लस आयन को बैलेंस करने के लिए प्लांट्स में क्या होता है कुछ न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है. राइट. It is evident that if at all, only cations at the very outer surface of the cell wall can exchange for cations absorbed to the clay mineral. Okay? अगर कोई कैटायंस है जो रूट के सरफेस पर एब्जॉर्ब है और क्ले मिनरल्स पे जो आयंस है वो जो एब्जॉर्ब है मीन्स दोनों कैटायंस होने चाहिए या फिर दोनों एनायंस होने चाहिए उनके बीच एक्सचेंज होता है. By an exchange of H plus from the cell wall, K plus or other cations species can be mobilized from a clay mineral. Okay? जब प्लांट्स के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से H प्लस आयन जो होता है सेल के बाहर आता है सेल वॉल के बाहर आता है तो उसके बदले क्या होता है सॉइल सॉल्यूशन से K प्लस आयन होते हैं पोटेशियम आयन होते हैं उनका प्लांट्स के अंदर मोबिलाइजेशन होता है. राइट. इवन if this does occur, however, the exchange K plus is still at the outer surface of the cell of an epidermal cell. Okay? तो जो K plus आयन जो एब्जॉर्ब होते हैं वो क्या करते हैं वो सेल की आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं. राइट. तो सॉल्यूशन. ओके. तो इसमें देखेंगे आप इस डायग्राम में कि किस किस तरीके से प्लांट्स में आयन का एक्सचेंज होता है. ऑल न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट ऑकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज वाटर जो होता है सॉल्वेंट के रूप में काम करता है और चार्ज क्या करता है जो वही मैटर करता है कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है उन्हीं के बीच एक्सचेंज होता है. राइट. देयर इज नो एविडेंस दैट पोटेशियम आयन इज एबल टू मूव अक्रॉस द सेल वॉल by further exchange process but rather moves by diffusion from the soil solution adjacent to the cell wall surface along pores and the intercellular space to the plasma membrane. Okay? इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इसका एविडेंस नहीं है कि जो K प्लस आयन H प्लस आयन के बदले जो प्लांट्स में एब्जॉर्ब हुआ है वो सेल वॉल के अंदर मूव करेगा. ओके. बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी. ओके. कुछ जो पोटेशियम आयन होते हैं वो क्या करते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू भी प्लांट्स के अंदर मूव करते हैं. वो प्लांट्स के अंदर एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है उनका. द कार्बोक्सिल एंड फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर represents a strong buffer to the H plus released by the plasma lemma H plus pump. प्लाज्मा लेमा की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ H प्लस पम्प्स प्रेजेंट होते हैं जो कि H प्लस आयन को रिलीज करते हैं सॉइल सॉल्यूशन में और उसके बदले न्यूट्रिएंट का अपटेक करते हैं. राइट. तो जो सेल वॉल में फॉस्फेट ग्रुप्स और कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बफर रिप्रेजेंट करते हैं प्लाज्मा लेमा के H प्लस पंप के लिए. राइट. नेक्स्ट थ्योरी है कार्बोनिक एक्सचेंज थ्योरी. राइट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी CO2 released during the respiration of root cells combines with water to form carbonic acid. ओके. देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू कुछ प्लांट्स जो होंगे CO2 प्रोड्यूस करते हैं वो CO2 क्या करते हैं वाटर के साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं. मीन्स आप डायग्राम में देख सकते हैं CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3. राइट. फिर जो कार्बोनिक एसिड होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं इनटू हाइड्रोजन आयन मे बी एक्सचेंज फॉर कैटायन एब्जॉर्ब ऑन क्ले पार्टिकल और जो बाइकार्बोनेट आयन मीन्स एनायन और कैटायन दोनों का डेवलपमेंट या प्रोड्यूस होता है कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन से. ओके. तो जो H प्लस आयन होता है वो क्या करता है प्लाज्मा लेमा के H पंप के द्वारा रिलीज होता है और जो क्ले पार्टिकल्स के द्वारा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किया गया है वो मिनरल्स H प्लस आयन के बदले प्लांट्स के अंदर मूव करते हैं. द कैटायंस दस रिलीज्ड इनटू द सॉइल सॉल्यूशन from the clay particle may be adsorbed on root cells in exchange for H plus ion or as
आयन पेयर्स विथ बाइकार्बोनेट। ओके, अगर H प्लस आयन पंप होता है या रिलीज होता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो उसके बदले जो कैटायंस होंगे वही प्लांट्स के अंदर मूव करेंगे। अगर बाइकार्बोनेट आयन मूव करता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो उसके बदले जो नेगेटिव आयन या एनायंस होते हैं वो प्लांट्स के अंदर अपटेक होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स। द सॉल्ट सॉल्यूशन प्लेज एन important रोल इन कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, right? Ion exchange theory allows faster rate of absorption of ions from the external medium by the cell of the root। ये सबसे फास्टर एब्जॉर्प्शन को रेट को शो करता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज आयन या आयन एक्सचेंज आयन की जो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी है, राइट। नेक्स्ट है डोनर इक्विलिब्रियम, राइट। द एक्यूमुलेशन of ion inside the cell without evolving expenditure of the metabolic energy can be explained by Donner equilibrium, right? तो प्लांट के सेल के अंदर क्या होता है, कुछ आयंस का एक्यूमुलेशन होता है जो कि विदाउट इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी। ओके, कुछ आयंस का एक्यूमुलेशन होता है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है डोनर इक्विलिब्रियम थ्योरी के थ्रू। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग आयंस इनसाइड द सेल which cannot diffuse outside through membrane. Such ions are called indiffusible और fixed ion। कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में एक्यूमुलेट होते हैं प्लांट्स के अंदर, ओके, और वो उनमें डिफ्यूज़न नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी किसी प्रकार के डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू वो मूव नहीं करते हैं, उनको फिक्स्ड या इंडिफ्यूजन आयन कहा जाता है। हाउ एवर द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू बोथ एनायन एंड कैटायंस ऑफ द अदर सॉल्यूशन, राइट। कुछ फिक्स्ड या इंडिफ्यूजिबल आयन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव नहीं करते हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है फिर भी, तो उनको फिक्स्ड आयन या इनडिफ्यूजिबल आयन कहा जाता है। सपोज देयर आर सर्टेन फिक्स्ड एन आयन इन द सेल विच इज कॉन्टैक्ट विथ अदर सॉल्यूशन कंटेनिंग एनायंस एंड कैटायंस। ओके, अगर मान लिया जाए कि किसी सेल में, प्लांट के सेल में एनायंस क्या है, फिक्स्ड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उनका अगर कांटेक्ट ऐसे सॉल्यूशन के साथ होता है जिसमें कि कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उन फिक्स्ड एनायंस को बैलेंस करने के लिए, इक्विलाइज करने के लिए कुछ कैटायंस क्या होंगे, प्लांट्स के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, राइट। नॉर्मली इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायंस वुड हैव डिफ्यूज्ड इनटू द सेल through an electrical potential to balance each other, but to balance the fixed anions more cations will diffuse into the plant cell, right। जब अगर हम बात की जाए तो जो एनायन और कैटायन जो होते हैं प्लांट्स के में इक्वल नंबर्स में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन अगर किसी प्लांट के सेल में फिक्स्ड आयन या इनडिफ्यूजिबल आयन या कैटायन प्रेजेंट है, तो उसके जस्ट अपोजिट उनको बैलेंस करने के लिए एनायन या कैटायन का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू डिफ्यूजन की process। This equilibrium is known as Donen equilibrium, right? In this particular case, there would be an accumulation of cations inside the cell. If, however, there are fixed cation inside the plant cell, then Donen equilibrium will result in the accumulation of anion inside the plant cell. Okay? अगर प्लांट्स के अंदर एनायन का एक्यूमुलेशन है फिक्स्ड आयन के रूप में, तो उनके इक्विलाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए कुछ एनायंस का एक्यूमुलेशन भी प्लांट सेल के द्वारा होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसिव मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव मैकेनिज्म, मीन्स जिस प्रोसेस में मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत होती है न्यूट्रिएंट को अपटेक करने के लिए, राइट।